विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को समझने की कोशिश करेंगे। फलनों के डोमेन और रेंज ज्ञात करेंगे और मुख्य मान अलग अलग स्थितियों में हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम फलन क्या होता है इसे समझने की कोशिश करते हैं कि हम जानते हैं कि y बराबर fx यदि कोई फलन हो। आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ ये जो रेखा दिखाई दे रही है आपको, ये y इजिकल टू fx फलन है और इसमें ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है इसको हम डोमेन कहते हैं और इसको रेंज कहते हैं। तो डोमेन का अर्थ ये होता है कि x जो मान ले सकता है x अक्ष पे वो डोमेन कहलाता है और उसका जो परिणाम हमें y अक्ष पर देखने को मिलता है y इजिकल टू fx के रूप में, तो उसको हम कहते हैं रेंज। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यदि हम जो ये ग्रीन कलर की लाइन से हमें दिख रहे हैं जो पॉइंट्स, वो हमने x के मान दिए हैं और उसके संगत जो वायलेट कलर से हमें दिख रहे हैं वो y के मान प्राप्त हो रहे हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि डोमेन का अर्थ क्या होता है और रेंज का अर्थ क्या होता है, ये हम ज्यामितीय रूप से देख रहे हैं। और यदि बीजीय रूप से देखें तो जो x मान ले सकता है फंक्शन में f ऑफ x में जो मान x ले सकता है वो डोमेन है और उसका जो परिणाम हमें प्राप्त हो रहा है वो रेंज है। ये यदि दिमाग में हम स्पष्ट रूप से रखें तो आगे की चीज़ें सारी आसानी से समझ में आती लगेगी। तो डोमेन का अर्थ यदि हम समुच्चय की भाषा में देखें तो हमें इस तरह से देखने को मिलेगा कि डोमेन यानी वो सारे x जो y इजिकल टू एफ एक्स में आते हैं और रेंज का मतलब वो सारे y जो y इजिकल टू एफ एक्स में आते हैं। तो बहुत सरल सी परिभाषा है और इसके आधार पर हम फलनों का डोमेन और रेंज ज्ञात भी करते आए हैं। अब उदाहरण के लिए हम त्रिकोणमितीय फलन एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स को देखें। आप सभी इसका ग्राफ खींचना जानते हैं। जैसे 0 पर इसका मान 0 होता है तो ये वाला पॉइंट मिलता है, π/2 पर इसका मान +1 होता है, फिर पाई पर 0 होता है, फिर 3π/2 पर -1 होता है। इस तरह से हम ये इन अलग अलग बिंदुओं को यदि हम आरेखित करें तो हम इस त्रिकोणमितीय फलन साइन एक्स का ग्राफ प्राप्त कर सकते हैं। और ये हम देख सकते हैं कि ये दोनों दिशाओं में बढ़ रहा है, धनात्मक दिशा में भी बढ़ रहा है और ऋणात्मक दिशा में भी बढ़ रहा है। तो इस स्थिति में हम x का हर मान लेने के लिए स्वतंत्र हैं, अर्थात x का मान +∞ तक भी ले सकते हैं और -∞ तक भी ले सकते हैं। तो इस स्थिति में इसका जो डोमेन कहलाता है वो कहलाता है सेट ऑफ रियल नंबर्स या -∞ टू +∞। और अब रेंज की बात करें तो हम देख रहे हैं जो ये y का मान है वो अधिकतम +1 तक जा रहा है। आप देख सकते हैं ये अधिकतम +1 तक जा रहा है और न्यूनतम ये -1 तक जा रहा है। तो इस स्थिति में जो इसकी रेंज होगी वो -1 से +1 तक क्लोज्ड इंटरवल रहेगी, यानी -1 से लेकर के +1 के बीच की सारी संख्याएं इसके रेंज में आएगी। और -1 और +1 भी इसमें सम्मिलित है, इसलिए हम इसको क्लोज्ड इंटरवल के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो हम डोमेन को लिखेंगे -∞ टू +∞ और रेंज को लिख रहे हैं -1 से +1 तक। ठीक इसी तरह से यदि हम cos x का भी ग्राफ समझने की कोशिश करें तो cos x का भी ग्राफ sin x की तरह ही होता है, लेकिन cos 0 पर इसका मान अधिकतम होता है और cos 3π/2 पर इसका मान वापस 0 हो जाता है। तो ये हम देख सकते हैं कि ये 0 पर cos 0 का मान 1 है, cos π/2 पर 0 है, cos π पर -1 है और cos 3π/2 पर फिर से 0 हो गया। तो इस तरह से यदि हम इस फलन के भी रेंज को देखें और डोमेन को देखें
तो डोमेन में भी हम सारी वास्तविक संख्याओं को ले सकते हैं, अर्थात x के हर मान के लिए ये फलन परिभाषित है। तो चाहे प्लस इन्फिनिटी तक लें या माइनस इन्फिनिटी तक लें, तो ये हमारा डोमेन हो गया। और रेंज में हम देख रहे हैं कि इसका मान अधिकतम +1 है और न्यूनतम -1 है, इसलिए इसकी रेंज -1 से +1 के बीच में होगी। तो ये चित्र में भी हम देख सकते हैं कि ये अधिकतम मान +1 मिल रहा है, न्यूनतम मान -1 मिल रहा है और बीच के सारे मान -1 से +1 के बीच में प्राप्त हो रहे हैं। तो इस तरह से ये दिया हुआ फलन का डोमेन -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी है और रेंज -1 से +1 के बीच की सारी संख्याएं हैं, जिसमें -1 और +1 भी सम्मिलित है, इसलिए इसे क्लोज्ड इंटरवल से व्यक्त किया है। आइए अब देखते हैं 10x का ग्राफ। तो ये y = 10x का ग्राफ हम जानते हैं कि 10 0 का मान 0 होता है, 10 π/4 का मान 1 होता है, लेकिन 10 π/2 का मान इन्फिनिटी हो जाता है, प्लस इन्फिनिटी हो जाता है। इसी तरह से यदि हम 0 से कम वैल्यूज़ की तरफ जाएं तो 10 π/2 -π/4 का मान -1 होता है और 10 -π/2 का मान वापस माइनस अनंत की ओर जाने लगता है। तो हम ये चित्र में देख सकते हैं, ये जो ग्राफ है ये अनंत की ओर जा रहा है, धनात्मक दिशा में भी अनंत की ओर जा रहा है और ऋणात्मक दिशा में भी अनंत की ओर जा रहा है। तो इस स्थिति में हम डोमेन इसका देख सकते हैं कि हमें -π/2 से +π/2 के बीच की संख्या ही लेना है, लेकिन स्वयं -π/2 और π/2 को नहीं लेना है, क्योंकि इस पर फलन परिभाषित नहीं है। प्लस इन्फिनिटी होना है ना, फलन परिभाषित नहीं है, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते उस मान के बारे में। तो +π/2 और -π/2 को छोड़ते हुए बीच के सारे मानों को लेना है, वो डोमेन होगा। तो डोमेन के लिए हम उसको यदि समुच्चय की भाषा में लिखें, हम इस तरह से लिख सकते हैं -π/2 टू +π/2, और ये अंतराल ओपन इंटरवल इसको कहा जाता है, यानी -π/2 और π/2 को सम्मिलित न करते हुए -π/2 से π/2 के बीच के सारे मान या सारी संख्याएं इसके डोमेन के अंतर्गत आएगी। अब रेंज की बात करें, रेंज का मतलब होता है कि y कहाँ तक जा सकता है। तो ये चित्र में हम देख रहे हैं कि ये y ऊपर की दिशा में भी जा रहा है और कोई उसका अंत नहीं है, और नीचे की दिशा में भी बढ़ रहा है, उसका भी कोई अंत नहीं है। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि इसकी रेंज ऊपर की दिशा में भी धनात्मक है, इन्फिनिटी तक है, और नीचे की दिशा में भी -इन्फिनिटी की ओर जा रही है। तो हम इसको कह सकते हैं रेंज इसकी हो जाएगी -अनंत से +अनंत। और चूंकि अनंत एक अनिश्चित संख्या है, इसलिए इसको हमेशा ओपन इंटरवल के साथ में लिखा जाता है। तो ये हमने 10x का भी ग्राफ समझ लिया। अब हम देखें प्रतिलोम फलन की अवधारणा। ये हम लोग प्रतिलोम फलनों के साथ में भी पढ़ चुके हैं। तो यदि कोई प्रतिलोम फलन y = fx है, तो हम y = fx कोई फलन है, तो हम प्रतिलोम फलन को इस तरह से परिभाषित करते हैं, x = f इनवर्स y। अब इसका अर्थ ये होता है कि इस फलन f इनवर्स में देखिए y = fx के लिए जो डोमेन होगा वो होगा, इसके लिए जो डोमेन वो होगा जो x सारे मान ले सकता है, और रेंज वो होगा जो y सारे मान ले सकता है। लेकिन यदि हम इन्वर्स फंक्शन की बात करें तो चीज़ें उल्टी हो जाएगी, अर्थात जो मान y ले सकता है उसको हम कहेंगे डोमेन इस इन्वर्स फंक्शन के लिए, और जो मान x ले सकता है उसको हम कहेंगे रेंज। तो ये प्रक्रिया ठीक उल्टी हो जाती है। हम देख सकते हैं इसको आगे कि यदि हम इसको डायग्राम में समझने की कोशिश करें तो जो फलन f है वो x1 को y1 से संबंधित करता है, लेकिन फलन f इनवर्स y1 को x1 से संबंधित करता है। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि ये चीज़ आप लोगों को स्पष्ट हो गई होगी कि इस चित्र में जो हमें दिखाई दे रहा है इसमें ये डोमेन है और ये रेंज है। लेकिन इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ये डोमेन है और
ये रेंज है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि हम इन्वर्स फंक्शन लेते हैं तो उसमें उस फलन के सापेक्ष, यदि मान लीजिए कि साइन एक्स का इन्वर्स लिया तो साइन एक्स का जो इन्वर्स फंक्शन होगा वो साइन इन्वर्स एक्स होगा, और उस स्थिति में जो रेंज थी वो डोमेन में बदल जाएगी और जो डोमेन था वो रेंज में बदल जाएगी। अब इन्वर्स फंक्शन के लिए अब एक चीज़ हमें और मालूम है, हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि यदि कोई फलन का इन्वर्स तभी संभव होता है जब वो फलन 1 1 और ऑन टू हो। यदि वो फलन 1 1 ऑन टू नहीं है तो हम उसका इन्वर्स परिभाषित नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि मेनी वन है, तभी भी हम उसका इन्वर्स ज्ञात नहीं कर सकते, हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। और यदि ऑन टू नहीं है तो भी हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो इन्वर्स ज्ञात करने के लिए ज़रूरी है कि फलन 1 1 और ऑन टू यानी एक एक और आच्छादक होना जरूरी है, तभी हम उसका इन्वर्स परिभाषित कर सकते हैं। अब हम देखें हमारे त्रिकोणमिति फलनों में, तो यही बात हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि एफ इन्वर्स परिभाषित होने के लिए फलन 1 1 और ऑन टू होना चाहिए, यानी एक एक आच्छादक होना चाहिए। अब देखें कि साइन एक्स एक एक आच्छादक नहीं है, क्यों नहीं है? तो हम जानते हैं कि साइन एक्स का एक्स के, मान लीजिए कि हमने एक उदाहरण के रूप में देख रहे हैं कि साइन एक्स π/3 मान रखा, तो साइन π/3 का मान भी 1/2 होता है। इसी तरह से हम जानते हैं साइन पाई माइनस थीटा, वो भी साइन थीटा के बराबर होता है। तो यदि हम थीटा की जगह पाई माइनस π/3 रखें तो भी हमें 1/2 प्राप्त हो रहा है। यदि हम π/3 में 2 पाई जोड़ दें तो भी वो 1/2 प्राप्त होता है, और इसी तरह पाई माइनस π/3 में 2 पाई जोड़ दें तो हमें मिलेगा 3 पाई माइनस π/3, और वो भी 1/2 होता है। तो इस तरह से ऐसे अनंत एक्स के मान हैं जिनके लिए हमें साइन थीटा का मान 1/2 प्राप्त होता है। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि साइन फंक्शन के अंतर्गत π/3 की इमेज भी 1/2 पे जा रही है, पाई माइनस π/3 की इमेज भी 1/2 पे जा रही है, 2 पाई प्लस π/3 की इमेज भी 1/2 पे जा रही है, ये भी 1/2 पे जा रही है। और ऐसी स्थिति में ये जो फलन होता है ये हम देख सकते हैं ये मेनी वन है। तो चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, ये तो केवल एक हमने उदाहरण के रूप में π/3 लिया। अगर आप π/4 के लिए भी देखें तब भी हमें इसी तरह की स्थिति दिखेगी। तो ये आप लोग कक्षा 11वीं में पढ़ चुके हैं कि ऐसे बहुत सारे मान होते हैं जिनको हम व्यक्त करते हैं n पाई प्लस माइनस 1 की घात n इंटू अल्फा। तो ये हमने एक उदाहरण के रूप में देखा π/3। अब आप हर कोण के लिए ये तथ्य जो है ये सत्य है, अर्थात इतने सब कोणों के लिए यदि हम अल्फा के मान देखें तो ये टेन थीटा का मान या साइन थीटा का मान एक ही फलन की तरफ या एक ही संख्या की ओर जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि ये दिया हुआ फलन मेनी वन है, और अगर ये मेनी वन है तो इस स्थिति में फलन का इन्वर्स परिभाषित नहीं होगा। अब हम जानना चाहते हैं साइन एक्स का इन्वर्स। तो साइन एक्स का इन्वर्स ज्ञात करने के लिए अब चूंकि स्थिति इस तरह की दिख रही है कि ये मेनी वन होने के कारण अपने को बहुत सारे मान दिखाई दे रहे हैं, तो यदि हम उल्टी दिशा में जाएंगे तो 1/2 के लिए साइन π/3 भी है, साइन पाई माइनस π/3 भी है, तो ये फलन अपरिभाषित होगा। इसलिए हमें यह तय करना पड़ेगा कि 1/2 के संगत कौन सा मान लेना है, किसी निश्चित राशि के संगत। और हम ये भी जानते हैं कि साइन थीटा का मान -1 से +1 के बीच में होता है। तो यदि हम उल्टी डायरेक्शन में देखें तो साइन इनवर्स एक्स का यदि हम ग्राफ देखें तो 1 के संगत हमें π/2 मिलता है, इस चित्र में देख सकते हैं अपन। -1 के संगत -π/2 मिलता है, और इसके अलावा भी और अन्य मान हमें मिलते जाते हैं। तो हम केवल एक छोटा से अंतराल में ही देखेंगे। आप देख सकते हैं कि यदि हम साइन एक्स की रेंज देखें तो वो होती है -1 से +1, लेकिन यदि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन देखें तो वो -1 से +1 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इनवर्स फंक्शन में जो रेंज होती है पूर्व फंक्शन की तो वो डोमेन के रूप में बदल जाती है।
तो -1 से +1 ये तो हो गया डोमेन, और अब इसके संगत हमें रेंज लेना है, तो वो हो जाएगी π/2 से -π/2। लेकिन हम जानते हैं कि इसके अलावा भी और अन्य मान संभव है, तो हम केवल π/2 से -π/2 के मानों को ही कंसिडर करेंगे। और उस स्थिति में हम देख सकते हैं कि ये फलन 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो 1 1 ऑन टू के लिए तय करने के लिए हमने -π/2 से +π/2 का एक हिस्सा ही फलन का कंसिडर किया, उसको विचाराधीन किया। तो ये जो हिस्सा होता है -π/2 से +π/2 के बीच का, इस फलन के हिस्से को कहा जाता है मुख्य मान, है ना। अगर अपन sin x का भी फिर से देखें, यदि फंक्शन ये sin x का फंक्शन देखें, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ये इस अंतराल ये वाला जो अंतराल दिख रहा है आपको, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला, इस अंतराल में आपको sin x के पूरे मान मिल रहे हैं। अब यदि इस मान पर देखें -π/2 पर, ये है -π/2 और ये वाला है +π/2। तो इस -π/2 से +π/2 के बीच में आपको सारे मान मिल रहे हैं -1 से +1 के बीच के। तो इस स्थिति में यदि केवल इतने अंतराल में हम देखें तो ये फलन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो यदि हम इसी प्रक्रिया को उल्टी कर दें, यानी -π/2 से +π/2 अभी यहाँ पर डोमेन के रूप में है, यदि इसको हम रेंज के रूप में बदल दें, और -1 से +1 अभी रेंज के रूप में है, इसको डोमेन के रूप में बदल दें, तो दिया हुआ फलन 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा और साइन इनवर्स x परिभाषित हो जाएगा। तो अब वापस हम चलते हैं साइन इनवर्स x की ओर। अभी हमने साइन x में देखा, अब ये प्रक्रिया को केवल उल्टी करना है। जो हमें अभी डोमेन दिख रहा है उसको रेंज बनाना है, और जो रेंज दिख रही है उसको डोमेन बनाना है। तो हम देखते हैं साइन इनवर्स x में जो हमने डोमेन था वो अब रेंज हो गया है, और जो रेंज था वो डोमेन हो गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं साइन इनवर्स x का जो डोमेन होगा वो -1 से +1 होगा, और साइन इनवर्स x की जो रेंज होगी वो -π/2 से +π/2 होगी। ठीक, हमने प्रक्रिया को उल्टा कर दिया, और साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि ऐसा करने से हमने फलन को 1 1 ऑन टू भी परिभाषित कर दिया है, यानी साइन इनवर्स x अब परिभाषित हो गया है। यदि हम उस स्थिति में करते, क्योंकि साइन एक्स के लिए डोमेन जो था वो r था, तो यदि हम r लेकर के करते तो ये फलन परिभाषित नहीं होता। तो हमने साइन एक्स का जो डोमेन लिया है वो -π/2 से +π/2 लिया है, तो साइन इनवर्स एक्स का रेंज हो जाएगा -π/2 से +π/2 और डोमेन हो जाएगा -1 से +1। ठीक, यही प्रक्रिया कॉस इनवर्स एक्स के साथ में की गई। तो कॉस इनवर्स एक्स के लिए जो इसको भी यदि हम कॉस एक्स के साथ में देखें, ये कॉस एक्स के साथ में हम देख रहे हैं, तो 0 से लेकर के पाई तक के बीच में, अब देखिए ये अंतराल 0 से लेकर के पाई तक के बीच में कॉस एक्स के सारे मान आ रहे हैं -1 से लेकर के +1 तक के। तो यदि हमें 1 1 और ऑन टू बताना है तो हम क्या लें, अंतराल को जो डोमेन है उसको यदि हम 0 से पाई तक के लिए ही कन्फाइन कर दें, और अंतराल को रेंज को -1 से +1 के बीच में देखें, तो इस स्थिति में फलन 1 1 और ऑन टू हो सकता है। तो अगर हम कॉस इनवर्स एक्स के लिए रेंज और डोमेन निकालें तो उसका जो डोमेन हो जाएगा वो -1 से +1 हो जाएगा, क्योंकि जो है डोमेन है उसको हम रेंज में बदल देते हैं, और जो रेंज है उसको डोमेन में बदल देते हैं। तो डोमेन तो हो जाएगा -1 से +1, और रेंज हम ले सकते हैं 0 से पाई। तो यही प्रक्रिया हमने कॉस इनवर्स एक्स के साथ में की है। तो ये कॉस इनवर्स एक्स का आप डोमेन देख सकते हैं, यानी प्रांत देख सकते हैं -1 से +1,
जो ये नीले रंग से हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया है, और जो ये गुलाबी रंग से रेखाएं दिखाई दे रही है वो देख रहे हैं हम कि 0 से लेकर के पाई तक जा रही है। तो इस तरह से cos इनवर्स का डोमेन हो गया -1 से +1 और रेंज हो गई 0 to पाई। इसी प्रकार यदि हम tan इनवर्स के लिए देखें तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से हो जाएगा कि जब हम 0 रखते हैं तो tan इनवर्स 0 का मान 0 मिलता है, लेकिन जब हम इन्फिनिटी रखते हैं तब इसका मान हमें π/2 प्राप्त होता है। यानी ठीक उल्टी प्रक्रिया हो रही है। tan के केस में जो डोमेन था वो रेंज में बदल रहा है और जो रेंज थी वो डोमेन में बदल रही है। तो यहाँ पर भी हम और 1/1 बना हुआ है। तो tan इनवर्स के केस में बात स्पष्ट है कि जो डोमेन था वो रेंज हो गया। तो tan इनवर्स केस में डोमेन हो जाएगा -∞ टू +∞, और इसकी रेंज हो जाएगी -π/2 से +π/2। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है कि यदि हम sin इनवर्स x का डोमेन लेते हैं तो वो कौन सा मान आएगा, cos इनवर्स x का डोमेन क्या होगा और tan इनवर्स x का डोमेन क्या होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इन फलनों के ग्राफ को आप स्वयं भी बना करके देखें, उसकी प्रैक्टिस कर लें। तो प्रैक्टिस करने से ये चीज़ें आप लोगों के दिमाग में स्पष्ट हो जाएगी। तो इन बातों को और आगे बढ़ाते हुए अब हम मुख्य मान ज्ञात करेंगे। हमें अब जो चीज़ें मालूम हैं, जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ना है वो ये है कि हमें tan इनवर्स x का डोमेन और रेंज मालूम होना चाहिए। डोमेन के लिए हम लेंगे कि x कौन से मान ले सकता है, और इसी तरह से cos इनवर्स x का डोमेन और रेंज मालूम होना चाहिए, और sin इनवर्स x का डोमेन और रेंज मालूम होना चाहिए। अब शेष सवालों को जो कोसेक, सेक या कॉट में हो उनको हम इस साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स में कन्वर्ट करके बाकी शेष मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि हम साइन, कॉस और tan के लिए करते हैं तो हमारा 50% काम बच जाता है। तो ये चीज़ें यदि हमें स्पष्ट हो जाएगी तो शेष मानों को हम आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। अब मुख्य मान ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है वो इस तरह से है कि हम मानेंगे साइन इनवर्स 1/2 = थीटा। ये इस तरह की प्रक्रिया सारे सवालों में करना है। हर सवाल में हमें यही मानना है कि साइन इनवर्स 1/2 जिसका भी हमें मुख्य मान ज्ञात करना है उसको हम थीटा मानेंगे। लेकिन साइन इनवर्स x के लिए रेंज होती है -π/2 से +π/2, तो उसको भी हमें अवश्य मेंशन करना है ताकि हम जो हमारा उत्तर निकालें वो सुपरिभाषित हो। तो ये लाइन हम लिखेंगे यहाँ पर, थीटा -π/2 से +π/2, ये क्लोज्ड इंटरवल में। अब साइन इनवर्स 1/2 बराबर थीटा है, ये हमने माना है। तो अगली स्टेप हमें मिलेगी साइन थीटा बराबर 1/2, और 1/2 हमें मिलता है साइन π/6 के लिए। तो ये स्टेप हमने लिख दी। अब हम देख सकते हैं साइन थीटा बराबर साइन π/6, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा π/6। ये थीटा बराबर π/6 हो गया, और हम देख सकते हैं π/6 -π/2 और +π/2 के बीच में है, अर्थात ये हमारा अभीष्ट उत्तर है। तो हमने जो ये मान ज्ञात किया, ये मुख्य मान ज्ञात कर लिया, और मुख्य मान की जो शर्त होती है कि वो -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए, उस शर्त का भी यहाँ पर पालन हो रहा है, इसलिए ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा अपेक्षित उत्तर हो गया। ठीक इसी तरह से यदि ऋणात्मक मान के लिए हम देखें, देखिए साइन इनवर्स -√3/2 का मान ज्ञात करना है। तो वापस हम इसको थीटा माना, और थीटा की जो शर्त है उसके हिसाब से हमने लिख दिया इसको कि साइन थीटा -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए। और अब चूँकि साइन इनवर्स बराबर साइन इनवर्स -√3/2 बराबर थीटा है, तो अगली स्टेप परिभाषा से साइन थीटा बराबर -√3/2 हो जाएगी। ये स्टेप हमें प्राप्त हो गई। और -√3/2 कब मिलता है, जब साइन π/3 होता है। तो ये माइनस चिन्ह तो जैसा है वैसे ही बाहर लगा हुआ है, और √3/2 की जगह हमने साइन π/3 रख दिया है।
और साइन पाई बाय 3 रखने के बाद में अब हम एक चीज़ जानते हैं, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो इस माइनस चिन्ह को यदि हम अंदर ले लें तो इस प्रगुण के आधार पर हम ले सकते हैं। तो ये हमने लिख दिया साइन थीटा बराबर साइन ऑफ माइनस पाई बाय 3, और इसके आधार पर अब हमने थीटा का मान ज्ञात कर लिया, थीटा बराबर माइनस पाई बाय 3। और अब हमारे सामने ये स्पष्ट है कि माइनस पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में। इसका मतलब कि ये जो थीटा का मान हमने ज्ञात किया है ये हमारे मुख्य मान के अंतर्गत है, और ये माइनस पाई बाय 3 प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये हमारा अपेक्षित उत्तर है। और इसी प्रकार से अब अगला प्रश्न देखें, कॉस इनवर्स √3/2। इसके लिए भी हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर थीटा बराबर हमने मान लिया है। अब कॉस इनवर्स के लिए जो थीटा होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है, ये अब हमें याद रखना है। हम पहले देख चुके हैं, इसको समझ चुके हैं, लेकिन प्रश्न हल करने में हमें याद रखना है। कॉस साइन इनवर्स के लिए लेना है हमें माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, और कॉस के लिए लेना है 0 से पाई। तो थीटा का मान 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। अब इसको हमने जब थीटा माना है कॉस इनवर्स √3/2 को, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा √3/2। ये स्टेप आप देख सकते हैं। और √3/2 कॉस पाई बाय 6 के बराबर होता है, तो ये वाली स्टेप आ गई। अब दोनों की तुलना की, इसकी और इसकी, तो हमें प्राप्त हो रहा है थीटा बराबर पाई बाय 6। और हम देख सकें कि पाई बाय 6 का मान 0 से पाई के बीच में है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमने उत्तर प्राप्त किया वो सही है, क्योंकि इसका मान इस अंतराल में प्राप्त हो रहा है जहाँ के लिए कॉस इनवर्स फंक्शन परिभाषित है। तो अब इसी को यदि हम कोई ऋणात्मक के लिए देखें, अगला प्रश्न है कॉस इनवर्स -1/2, और हमारी जो शर्त होगी थीटा का मान की, वो थीटा इस तरह से होना चाहिए जो 0 से पाई के बीच में हो। अब कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा है, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा -1/2, और -1/2 का अर्थ होता है कि इस माइनस चिन्ह को तो हमने वैसे ही रखा, और 1/2 का मान होता है कॉस पाई बाय 3 के, तो यहाँ पर हमने रख दिया माइनस कॉस पाई बाय 3। इस स्टेप में आ गए हम। और कॉस पाई बाय 3 को, अब यहाँ पर ये माइनस चिन्ह है, तो हम इस नियम का उपयोग करेंगे, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ये हम लोग त्रिकोण विधि में पढ़ चुके हैं। तो हमने यहाँ पर इस माइनस चिन्ह को अंदर लेने के लिए अब इस सूत्र का उपयोग किया कि कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है। तो अब यहाँ पर थीटा के स्थान पर पाई बाय 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस पाई बाय 3। अब इसको यदि हम हल करें तो हम पाएंगे कि पाई माइनस पाई बाय 3 का मतलब होता है 2 पाई बाय 3, और थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3 हमने प्राप्त कर लिया। और हम देख सकते हैं 2 पाई बाय 3 का मान 0 से पाई के बीच में है, यानी ये कन्फर्म हो गया कि हमारा उत्तर अब सही है, और जो हमने उत्तर प्राप्त किया वो है थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। आइए अब इसी तरह से हम 10 के लिए भी देखें, दोनों स्थितियों में एक बार धनात्मक के लिए और एक बार ऋणात्मक के लिए। तो 10 इनवर्स 1, तो इसका बराबर होता है थीटा। और 10 के लिए अब हमें ध्यान रखना है कि जो थीटा का मान होगा वो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में होगा, जिसमें माइनस पाई बाय 2 और प्लस पाई बाय 2 को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो पहली स्टेप हो जाएगी 10 इनवर्स 1 बराबर थीटा। उसके आधार पर हम दूसरी स्टेप लिखेंगे 10 थीटा बराबर 1, और 1 को हम लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4। अब इसकी हमने तुलना की, 10 थीटा बराबर 10 पाई बाय 4, तो थीटा बराबर पाई बाय 4। और हम देख सकते हैं कि पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2 और प्लस पाई बाय 2 के बीच में स्थित है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमने मान निकाला है ये हमारा अभीष्ट उत्तर है, जो हम निकालना चाह रहे थे वह उत्तर है। तो इस तरह से थीटा का मान हमने पाई बाय 4 ज्ञात कर लिया। अगला प्रश्न देखें जिसमें 10 ऑफ -√3 दिया है। तो इसमें भी हम थीटा मानेंगे, और थीटा का मान माइनस पाई बाय 2 से
प्लस पाई बाई टू के बीच में है। अब मान रखने पर सेकंड स्टेप हमें प्राप्त हो रही है टेन थीटा बराबर -√3। ये स्टेप प्राप्त हो रही है और √3 का मान हमें टेन पाई बाई थ्री पर मिलता है, तो इस माइनस चिन्ह को तो वैसे ही रखा और √3 के स्थान पर हमने रख दिया टेन पाई बाई थ्री। और अब हम अगले प्रगुण का उपयोग कर रहे हैं। हम लोग ये पढ़ चुके हैं त्रिकोणमिति में कि टेन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा होता है। जिस तरह से साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, उसी तरह से टेन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा होता है। तो इस माइनस चिन्ह को हमने अंदर ले लिया, तो जो हमें मिल रहा है टेन ऑफ माइनस पाई बाई थ्री। अब टेन थीटा इज इक्वल टू टेन माइनस पाई बाई थ्री, ये टेन थीटा इधर लिखा था और ये टेन माइनस पाई बाई थ्री, दोनों को कंपेयर किया तो हमें प्राप्त हो रहा है थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई थ्री। और हम देख सकते हैं कि ये माइनस पाई बाई थ्री इस अंतराल माइनस पाई बाई टू और प्लस पाई बाई टू के बीच में स्थित है। तो ऐसी स्थिति में ये जो हमने उत्तर प्राप्त किया है वो अपनी कसौटी पर है और वो उत्तर है थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई थ्री। तो इस तरह से हम लोगों ने अलग अलग स्थितियों में मुख्य मान ज्ञात करना सीख लिए हैं। अब इनकी प्रैक्टिस आपको करना है। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रश्न आप लोगों को दिए जा रहे हैं जिसमें आपको मुख्य मान ज्ञात करना है। सारे प्रश्न सरल हैं, जो हमने अभी तक पढ़ा है उनके ऊपर आधारित है। अब इसमें कुछ प्रश्न कोसेक इन्वर्स वाले हैं या सेक इन्वर्स वाले हैं या कॉट इन्वर्स वाले हैं, तो उनको आप साइन कॉस टेन में बदल करके कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 इनको आप हल कर सकते हैं और आप लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पर उत्तर भी दिए हुए हैं। तो इन प्रश्नों को आप स्वयं हल करके देखें और यदि कोई समस्या आए तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के इस एक्सरसाइज के लिए इतने ही प्रश्न, क्योंकि अधिकतम प्रश्नों को आप लोगों को हल करना है और जब आप लोग हल कर लेंगे उसके कंसेप्ट ठीक से दिमाग में स्थापित हो जाएगी, तो फिर हम अगली प्रश्नावली की ओर बढ़ेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।